स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियन अकाउंट्स अकेडमी में खुशामदीद। आज हम बेटा पढ़ेंगे कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंटें बनाते हैं, ठीक है, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ट्रायल बैलेंस की शक्ल में होगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होंगी, तो उनकी हमने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, यानी एडजस्टिंग एंट्री कैसे करनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंटों में उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अहम टॉपिक है। ये अक्सर सवाल भी आता है इंटरमीडिएट लेवल पे और बैचलर लेवल पे कि प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी गई होती हैं। तो पहले ये बताता हूँ कि अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा। हमारे पास ट्रायल बैलेंस की शक्ल में एक सवाल होगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तो आप समझते हैं ना, एक तरफ एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे, दूसरी तरफ रेवेन्यू और इक्विटीज होंगी, दोनों का जो टोटल है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होंगी और रिक्वायरमेंट ये होगी कि इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिनको एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और बैलेंस शीट का भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ट्रायल बैलेंस की शक्ल में होगा, जिसमें एडजस्टिंग जो एंट्रीज होंगी यानी एडजस्टमेंट जो होंगी उनकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है वो होती क्या है, दरअसल ये हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट से मुराद ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका पता अकाउंटेंट को एट द एंड ऑफ द पीरियड मालूम हो, ठीक है। तो जिसका पता हमें ड्यूरिंग द पीरियड ना चले, जिसकी वैल्यू का पता एंड में पता चले, उनको हम एडजस्ट करते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, ये 10-12 किस्म की हो सकती हैं। कौन कौन सी, वो ये बताएगा कि एंड में स्टॉक कितना बचा है, ठीक है, इसका पता भी अकाउंटेंट को एंड में चलता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, कोई भी यानी एसेट्स अगर डेप्रिसिएट हुआ है तो कितनी मालियत क्या हुआ है, ये भी पता अकाउंटेंट को एंड में पता चलता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी वो कह सकता है कि मजीद खर्चे कितने काबिल अदा हैं, यानी एक्सपेंसेस ड्यू या ओविंग या एरियर या आउटस्टैंडिंग कितने हैं। हाँ, ये भी कह सकता है कि हमने एक्सपेंसेस की अदायगी कितनी एडवांस, ठीक है, वो की हुई है। इसी तरह कितनी आमदनियां मजीद काबिल वसूल हैं, यानी इक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम कितनी है। इसी तरह वो ये भी कह सकता है कि हमने कितनी रकम एडवांस ली हुई है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कह सकता है एंड में कि इंटरेस्ट ऑन एसेट्स कितना है, और इसी तरह इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज के बारे में भी कह सकता है। इसी तरह डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी डेटर को हमने जो डिस्काउंट है वो एक बिजनेसमैन ने कितना देना है, ये भी एंड में ये ट्रीटमेंट हो सकती है। इसी तरह डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा बैड डेट्स, यानी कितनी रकम हमारी डूब गई है, कितने लोगों ने हमें अदायगी से इनकार कर दिया है, यानी ऐसे अफराद जिनसे हमने वसूली करनी थी उसका भी पता एंड में चलता है कि कितनी रकम हम वसूल नहीं कर पाए। और इसके अलावा कितना एहतियातन एक बिजनेसमैन को रिजर्व के तौर पर रखना चाहिए ताकि जो बैड डेट्स अगर होते हैं उनको, ठीक है, वो फेस किया जा सके। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि 10-12 की शक्ल में हो सकती है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकी एंट्री क्या होगी और इसकी जो ट्रीटमेंट है यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्या होगी। तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, एडजस्टिंग एंट्रीज जो 10-12 हैं वो आज हमें पढ़नी है कि उनकी जो है ना, एक तो एंट्रियां कैसे होंगी और इसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका जो अमल है वो कैसे होगा। पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये भी ट्रायल बैलेंस के नीचे वो बताएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की मालियत कितनी बची हुई है, जैसे 100 रुपए या 200 रुपए, तो उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। हाँ, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हम ये सवाल हल कर रहे हैं तो फिर हम इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। हाँ, अगर हम अकाउंट फॉर्म में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं तो फिर एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट।
अब इसका अमल क्या होगा? अब आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो ये हम बैलेंस शीट में एज ए एसेट शो करेंगे, ठीक है, करंट एसेट्स की लिस्ट में। अच्छा, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये ट्रेडिंग अकाउंट की बेटा क्रेडिट साइड है। तो इसकी क्रेडिट साइड पर हम एज ए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लिख लेंगे, उसका एज ए सपोर्टिंग अकाउंट। तो ये भी हमने अमल देख लिया कि ये एडजस्टिंग एंट्री अगर होगी तो उसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और एडजस्टिंग एंट्री भी आ सकती है, वो ये कहेगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना किसी भी एसेट की, से फर्नीचर है या बिल्डिंग है जो कि ट्रायल बैलेंस में पहले मौजूद है, उसकी इतनी मालियत डेप्रिसिएट होगी है, ये आमतौर पर इन परसेंटेज होती है, ठीक है जी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या पर्टिकुलर जो एसेट होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये मैं एंट्री कर देता हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एसेट्स को भी क्रेडिट कर सकते हैं। ये जनाब एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब इसके हमने अमल भी करने हैं, एक डेबिट का अमल, एक क्रेडिट का अमल, क्योंकि एडिशनल ये जो एंट्री सामने आई है इसके दो इफेक्ट यानी हो रहे हैं, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की भी मौजूद है और डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट की भी मौजूद है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहे हैं तो उसे हम एज ए एक्सपेंसेस शो करेंगे, कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो चीजें जाहिर करते हैं, आमदनियां और खर्चे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, तो इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के तौर पर लिखेंगे। एक अमल तो हमने ये कर लिया, और दूसरा अमल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है या पर्टिकुलर एसेट क्रेडिट हो रहा है। अब इसका अमल क्या होगा? अब यहां पर ये देखेंगे कि इसका अमल उस स्टेटमेंट में होगा जहां पर ये एसेट्स लिखा जाता है। तो एसेट्स कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट पहले डेबिट हो रहा होगा, इस एंट्री में एसेट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट जब बनाने लगेंगे तो मुतलका एसेट से माइनस कर देंगे। से डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर की दी गई है 200 या 300, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो एसेट्स हैं यानी फर्नीचर, यहां से ये माइनस कर देंगे 2 या 300 जितनी भी अमाउंट बनेगी। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो एडजस्टिंग एंट्री हो सकती है वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेबल। अच्छा, एक्सपेंसेस पेबल को एक्सपेंसेस ड्यू भी कहते हैं, एक्सपेंसेस ओविंग भी कहते हैं, एक्सपेंसेस इन एरियर भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, इक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले खर्चा ट्रायल बैलेंस में दिया क्या होगा, नीचे एडिशनल वो बताएगा कि मजीद वो खर्चा काबिले अदा है, यानी सैलरी है या वेजेस है या कमीशन जो भी है वो मजीद काबिले अदा है। अब उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होती है बेटा, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट और एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट, ये एंट्री होगी। यानी पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, मुतलका जो खर्चा है ये हम डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस पेबल को ये क्रेडिट कर देंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। से सैलरी काबिल अदा है तो सैलरी डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट काबिल अदा है तो इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कोई भी खर्चा अगर काबिल अदा है तो एंट्री क्या होगी? उस खर्चे को डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस पेबल जो है वो क्रेडिट। अब इसके अमल भी होने हैं, एक डेबिट का अमल और एक क्रेडिट का अमल। तो डेबिट का अमल यानी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है तो पहले भी कोई ना कोई खर्चा ट्रायल बैलेंस में डेबिट हो रहा होगा, और खर्चे को कहां दर्ज करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो पहले ही ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो खर्चा डेबिट हो रहा होगा, मजीद भी एडिशनल ये खर्चा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट आपस में जमा हो जाएंगे। एक जैसी अलामतें यानी क्रेडिट क्रेडिट आपस में जमा होते हैं और डेबिट डेबिट आपस में जमा होते हैं। हाँ, अगर डेबिट और क्रेडिट आ जाए तो फिर हम उसे एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर खर्चा पहले भी डेबिट हो रहा है इधर, और यहां पर भी डेबिट हो रहा है, तो क्या करेंगे? एक तो खर्चे में हम जमा कर देंगे, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो मुतलका खर्चों में ये चीज जमा कर देंगे। और दूसरा जो एक्सपेंसेस पेबल, ये क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंसेस पेबल को हम
क्या जाहिर करते हैं, एज ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी के तौर पर कहाँ लिखेंगे, जहां पर लायबिलिटीज या इक्विटीज लिखते हैं, और वो कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो इट्स मीन इसका दूसरा अमल जो होगा एक्सपेंसेस पेबल को, वो हम बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद जनाब एक और एडजस्टिंग एंट्री आ सकती है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। किसी भी खर्चे की अदायगी एडवांस कर दी गई है। तो यहां पर भी सवाल में ये एडजस्टिंग एंट्री वो हो सकती है कि कोई भी खर्चा अगर है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, उसकी अदायगी हमने एडवांस कर दी है। ठीक है, यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अच्छा, इसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, और पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री होगी PREPAID, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है, मुतलका जो खर्चा है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अमल भी होना है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या जाहिर करेंगे, ये एसेट है, ऐसे खर्चे जिसके अदायगी एडवांस करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एसेट। तो कहां दर्ज करेंगे, जहां पर हम एसेट दर्ज करते हैं। तो कहां अमल होगा बेटा, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज ए एसेट के तौर पर लिखेंगे। और दूसरा अमल, खर्चा क्रेडिट हो रहा है, यानी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहा है, तो ये अमल कहां होगा, यहां पर खर्चे को लिखते हैं, कहां लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहले खर्चा कोई डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ खर्चा दिया हुआ हो, पहले वो हमने लिखना है। और यहां पर वही खर्चा क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, मुतलका खर्चों से माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले खर्चा डेबिट था, मजीद एडिशनल बाद में हमें पता चला कि कुछ खर्चों की अदायगी एडवांस कर दी गई है, वो खर्चा क्रेडिट हो गया, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम मुतलका खर्चे से माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और एडजस्टिंग एंट्री जो आ सकती है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम रिसीवेबल, या इनकम ड्यू, या इनकम ओविंग, या इनकम इन एरियर, या इनकम आउटस्टैंडिंग, या एक्रूड इनकम। ये वो आमदनी है जो कमा तो ली जाती है, लेकिन उसकी अभी वसूली करनी होती है। ये भी अकाउंटेंट को पता एंड में चलता है कि मजीद इतनी वसूलियां हमने करनी है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आ सकती है कि कोई भी कमीशन है या इंटरेस्ट है, ये हमने मजीद काबिल वसूल है, यानी वसूल करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अच्छा, उसकी एंट्री होगी इनकम रिसीवेबल डेबिट और पर्टिकुलर इनकम क्रेडिट। ये मैं एंट्री कर देता हूं, इनकम रिसीवेबल डेबिट और पर्टिकुलर इनकम से कमीशन है, तो एंट्री क्या होगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन क्रेडिट। अगर रेंट काबिल वसूल है तो एंट्री क्या होगी, मुतलका, यानी हम रेंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और रेंट को क्रेडिट कर देंगे। अब जाहिर इसके अब दो अमल भी करेंगे, कहां, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। कितनी साइडों पे, दो साइडें, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों चीजें इफेक्ट हो रही हैं। अब इनकम रिसीवेबल क्या होता है, ये हमारा एसेट होता है, कहां दर्ज करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एज ए करंट एसेट्स हम शो करेंगे। अच्छा, और दूसरा पर्टिकुलर इनकम क्रेडिट हो रही है, पहले कोई इनकम क्या हो रही होगी, डेबिट, कहां डेबिट हो रही होगी, जहां पर आमदनियां दर्ज करते हैं, और आपको पता है कि आमदनियां और खर्चे कहां दर्ज करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहां पर पहले आमदनी क्रेडिट हो रही होगी, ट्रायल बैलेंस को देखकर जब हम इधर लिखेंगे तो वो क्या क्रेडिट हो रही होगी, और इसमें भी आमदनी क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब जमा करेंगे तो एज ए सपोर्टिंग अकाउंट लिखेंगे इनकम रिसीवेबल, ये जमा करके फाइनल अमाउंट अंदर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक और एडजस्टिंग एंट्री जो आ सकती है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी आमदनी जो कमाई तो ना हो लेकिन एडवांस वसूल कर ली जाए, ठीक है, तो वो अनअर्न्ड इनकम होती है, इसे प्रीपेड इनकम भी कहते हैं, इसे अनएक्सपायर्ड इनकम भी कहते हैं, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री मैं बता देता हूं, इसकी एंट्री क्या होगी, कोई भी आमदनी अगर एडवांस वसूल कर ली जाए जिसका अकाउंटेंट को बाद में पता चले, ठीक है, कि इतनी आमदनी, ठीक है, हमने एडवांस ली हुई है, तो एंट्री होगी जनाब
इनकम डेबिट यानी पर्टिकुलर इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ये मैंने एंट्री कर दी। से रेंट जो कि आमदनी थी अगर, और वो बता देता है नीचे कि उसका कुछ हिस्सा हमने एडवांस दिया हुआ है, तो एंट्री क्या करेंगे, उस आमदनी को डेबिट यानी रेंट डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। अब इसके दायरे दो अमल भी करेंगे, ठीक है। तो इनकम यानी डेबिट हो रही है, पहले ये कहां अमल होगा, जहां पर हम आमदनी अदा करते हैं। कहां अदा करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पर जो आमदनी पहले क्रेडिट हो रही होगी, इधर जो है ये इनकम डेबिट हो रही है, तो क्या करेंगे, मुतलका आमदनी से मैच कर देंगे जब भी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा अमल अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है। कोई भी आमदनी अगर हम एडवांस वसूल कर लें तो ये अनअर्न्ड इनकम हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। इसे हम क्या दर्ज करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हम एसेट्स और इक्विटी यानी लायबिलिटी तनरात बैलेंस शीट में करते हैं, तो अनअर्न्ड इनकम को बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी के तौर पर लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो एडजस्टिंग एंट्री आ सकती है ट्रायल बैलेंस के नीचे, ठीक है, वो ये होगी कि एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एसेट्स। किसी भी एसेट्स पर सूद से इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसका क्या अमल होगा, पहले तो देख लेते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। यानी एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एसेट्स हो तो एंट्री क्या होगी, पर्टिकुलर एसेट्स जो है हम डेबिट कर देंगे, मुतलका एसेट्स को डेबिट कर देंगे। से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन एसेट्स क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन एसेट्स क्रेडिट, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट। अब इसके दायरे दो अमल भी करने हैं, ठीक है। एक तो पर्टिकुलर एसेट डेबिट हो रहा है, तो कहां अमल होगा बेटा, ये यहां पर हम एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम मुतलका एसेट्स में या तो जमा कर देंगे या अलग एसेट के तौर पर लिखेंगे। और दूसरा अमल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स जो है वो हमारी आमदनी होती है, एसेट का वसूल बिजनेस ने वसूल करना होता है, ठीक है। तो ये वसूली, ठीक है, क्योंकि सालाना होती है तो रूटीन वर्क होता है, रूटीन की, और ये से हम एज ए इनकम दायर करेंगे। कहां, यहाँ पर आमदनियां दर्ज करते हैं, और कहां दायर करते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम को दायर करते हैं। तो इसका दूसरा अमल होगा इंटरेस्ट ऑन एसेट को जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आमदनी के तौर पर लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद जनाब एक और जो एडजस्टिंग एंट्री हो सकती है वो एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज। इक्विटीज पर कोई भी सूद, इक्विटीज यानी लायबिलिटी, यानी इंटरेस्ट ऑन हो सकता है लोन, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी, तो ये जो इक्विटीज पर सूद है वो बिजनेस ने देना होता है, तो ये खर्चों में इजाफा और इक्विटी में इजाफा हो जाता है। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इक्विटीज जो है वो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, यानी मुतलका एसेट्स पर जो इक्विटीज पर सूद है उसे डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इक्विटी। और पर्टिकुलर इक्विटी जो भी यानी वाजिबात हैं, कर्जे हैं, उसे क्रेडिट। पर्टिकुलर इक्विटी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट और लोन क्रेडिट, यानी पर्टिकुलर इक्विटी उसे क्रेडिट करनी। अब इसके दो अमल भी हमने करने हैं। इंटरेस्ट ऑन इक्विटी बेटा खर्चा होता है, क्योंकि ये हमने देना होता है। एसेट पर सूद बिजनेस ने लेना है और लायबिलिटी पर सूद बिजनेस ने किसी को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन इक्विटी जो है ये खर्चा है, तो कहां दर्ज करेंगे, ये हम जहां पर खर्चे दर्ज करते हैं, कहां दर्ज करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन इक्विटी को हम एज ए एक्सपेंसेस शो करेंगे जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा अमल
पर्टिकुलर इक्विटी क्रेडिट हो रही है, तो ये कहां दर्ज होगा? यहाँ पर इक्विटीज दर्ज करते हैं। इक्विटीज कहां पर दर्ज करते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो भी यानी इक्विटी होगी, चाहे कैपिटल है चाहे लोन है, ठीक है, उसमें वो इजाफा कर देंगे। क्यों? कि वो भी क्रेडिट हो रहा होगा और इस एंट्री में भी मुतलका जो इक्विटी है वो क्रेडिट हो रही है और क्रेडिट आपस में जमा हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और एडजस्टिंग एंट्री जो आ सकती है ट्रायल बैलेंस के नीचे, वो होगी डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, इसका भी पता एंड में अकाउंटेंट को चलता है। बाज़ औक़ात ये बिजनेस में एंड में ये चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। डेटर्स हमारे जो है ना वो मांगते हैं कि हाँ जी हमें इतनी रियायत मिलनी चाहिए, तो हमें वो चीज देनी पड़ती है। तो उसकी भी हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि कैसे करनी है। पहले देख लेते हैं कि इसकी एंट्री क्या हो। ठीक है, तो डेटर्स को डिस्काउंट दरअसल दिया जाता है, क्रेडिटर से डिस्काउंट लिया जाता है, डेटर को डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब कोई भी डिस्काउंट दें तो खर्चा, अगर डिस्काउंट लें तो आमदनी। यहाँ पर डेटर को हम क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, इसे हम एज एक्सपेंसेस शो करेंगे और एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट और मुतलका डेटर जो है क्रेडिट कर। यानी अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब अमल डिस्काउंट ऑन डेटर को हम एज एक्सपेंसेस शो करेंगे। कहां? यहां पर एक्सपेंसेस शो करते हैं। कहां शो करते हैं बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम एज एक्सपेंसेस के तौर पर लिखेंगे। और दूसरा अमल डेटर्स क्रेडिट हो रहा है। एक अमल तो ये हो गया, दूसरा अमल भी होना है क्या? डेटर्स क्रेडिट हो रहा है। तो डेटर्स जो क्रेडिट हो रहा है इसका अमल कहां होगा? इसका अमल उस स्टेटमेंट में होगा जहां पर हम डेटर्स यानी एसेट्स को लिखते हैं। और कहां लिखते हैं? वो बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में डेटर्स पहले डेबिट हो रहे होंगे, यहां पर डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? डेटर्स से माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब एक और एडजस्टिंग एंट्री वो हो सकती है एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी जो हमने कर्जे देने थे उस पर हमें एंड में रियायत मिली, जिसकी वैल्यू को पता अकाउंटेंट को एंड में चला, तो उसे भी हमने एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रियायत मिलती है, ठीक है, उस बिजनेस को, तो ये उसकी आमदनी का सबब बनती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रकम नहीं मिलती, जबकि जो अपना वाजिबात होते हैं वो मना कर दी जाते हैं। जो हमने पहले कर्जा लिया था से 1 लाख रुपए का और हमें 500 रुपए रियायत मिली है, तो बाकी ठीक है 99,500 जो है ना वो हमें देना पड़ेगा, यानी क्रेडिटर्स में कमी हो जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर्स डेबिट और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट। अच्छा, अब इसका अमल क्रेडिटर्स डेबिट हो रहा है, कहां अमल होगा? जहां पर क्रेडिटर्स दर्ज करते हैं। कहां दर्ज करते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस को देखकर हमने क्रेडिट किया होगा। बाद में पता चला कि क्रेडिटर्स को में कमी हो गई है, यानी डेबिट हो गए हैं, तो क्या करेंगे? मुतलका क्रेडिटर से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। एक तो बेटा अमल ये हो गया, और दूसरा अमल डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है वो हमारी आमदनी का सबब बनते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर खर्चा होता है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमारी आमदनी होती है। और ये तो कहां दर्ज करेंगे? जहां पर हम आमदनियां दर्ज करते हैं। किस स्टेटमेंट में दर्ज करते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एज ए इनकम के तौर पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम आमदनी के तौर पर लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद बड़ी अहम एडजस्टिंग एंट्री ये हो सकती है कि एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, वो कह सकता है कि इतनी रकम हमारी डूब गई हैं, ये भी अकाउंटेंट को एंड में पता चलता है। ड्यूरिंग द पीरियड हमें पता नहीं चलता कि कितनी हमारी वसूलियां डूब जाएंगी, कितने लोग हमें अदायगी से इनकार कर देंगे, इसका पता भी एंड में चलता है। ठीक है, तो जो समझदार बिजनेसमैन होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं वो मशवरा देते हैं कि एहतियातन रिजर्व के तौर पर पैसा रख लिया जाए कि मे बी के इन फ्यूचर अगर रिकवरी ना हो पाए टाइम पर, तो वो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो जब एक रिजर्व रखा जाए तो उसकी एंट्री अलग होगी, उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स या अकोमोडेटेड फॉर बैड डेट्स, यानी एहतियातन बैड डेट्स की गर्ज से रिजर्व रखी गई रकम, उसकी एंट्री बेटा अलग होगी। हाँ, अगर कोई बंदा अदायगी से इनकार कर दे, कोई वकूआ हो जाए, कोई ऐसा कोई
मैटर सामने आए तो उसी रिजर्व को फिर हम यूटिलाइज करते हैं। जो हमने एहतियातन रिजर्व रखा हुआ होता है उसे फिर हम यूटिलाइज करते हैं। तो रिजर्व जब रखते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब हम रिजर्व यूटिलाइज करें तो हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर को क्रेडिट करने की, डेटर को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट या डेटर क्रेडिट। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट। अब इसके भी अमल होंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, पहले अलाउंस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट की शक्ल में हो सकता है, ये अलाउंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कहां एडजस्ट होगा, अलाउंस में एडजस्ट होगा। और अलाउंस कहां लिखा जाता है, ठीक है। अलाउंस को हम बैलेंस शीट में इक्विटी के तौर पर भी लिख सकते हैं या बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट से मैनेज भी कर सकते हैं। तो एक अमल ये होगा कि अलाउंस पहले अगर क्रेडिट है और इधर डेबिट है तो अलाउंस से मैनेज करते हैं, ठीक है। और दूसरा अमल अकाउंट रिसीवेबल या डेटर जो है ना वो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। और ये कहां अमल होगा, यहां पर जो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर को लिखते हैं, कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में पहले वो डेबिट हो रहे होंगे, इस एंट्री में क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, डेटर से मैनेज कर देंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल से ये रकम मैनेज कर देंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये कंफर्म अमाउंट होती है, ये परसेंटेज नहीं होती। ये एंड में अकाउंटेंट को पता चलता है कि 200 या 400 या 600 रुपए हमारी रिकवरी अब नहीं हो पा रही, डूब गई है, तो ये कंफर्म अमाउंट होती है, इन परसेंटेज नहीं होती, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट या सन्डी डेटर्स क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद जनाब हम एहतियातन फिर रिजर्व के तौर पर पैसा रखते हैं कि मे बी कि इन फ्यूचर ऐसा मिसहैप ना हो, ठीक है। तो हमारे पास इतनी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि ये हम जो प्रॉब्लम है वो फेस कर सके। जरूरी नहीं है रिजर्व सिर्फ हम बैड डेट्स की खातिर रखें, रिजर्व हम डेप्रिसिएशन की गर्ज से भी रख सकते हैं। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, किसी नागहानी सूरत हाल को निपटने के लिए भी रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। तो जिस मकसद के लिए भी रिजर्व रखें, एक बिजनेसमैन जिस मकसद के लिए भी रिजर्व रखता है उस मकसद को डेबिट कर देता है और रिजर्व को क्रेडिट, ठीक है। तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम रिजर्व रखें घर में कि कहीं मेहमानदारी ना हो जाए, कहीं शादी खुशी, कहीं गम वगैरह या इन फ्यूचर कोई ऐसा मसला ना हो जाए, तो हम एहतियातन अगर कोई भी रकम मखसूस करके रखते हैं सेविंग की शक्ल में, यानी कहीं बिजली के बिल ज्यादा ना आ जाएं, हम एहतियातन 2000-3000 रिजर्व के तौर पर पैसा रखें, तो एंट्री क्या करते हैं, उन बिलों को डेबिट, जो हमारा खर्चा मुतवक्के होता है उस खर्चे को डेबिट, और अलाउंस फॉर यूटिलिटी बिल्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, यूटिलिटी बिल्स डेबिट और अलाउंस फॉर यूटिलिटी बिल्स क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह अगर डेप्रिसिएशन ना हो जाए किसी भी एसेट की, एहतियातन रिजर्व के तौर पर पैसा रखें तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। और इसी तरह अगर कहीं बैड डेट्स ना हो जाए इन फ्यूचर, कोई बंदा हमें अदायगी से इनकार न कर दे, तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, या प्रीमियम फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, या रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री होगी बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब इसके दो अमल भी करने हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब पहले देखते हैं डेबिट का अमल क्या होगा, बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, पहले भी बैड डेट्स क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट डेबिट आपस में जमा हो जाएंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। कि कहां अमल होगा, यहां पर हम एक्सपेंसेस दर्ज करते हैं, कहां दर्ज करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैड डेट्स को मुतल्लिका बैड डेट्स में जमा करके लिखेंगे। हाँ, अगर पहले मौजूद नहीं है तो अलग एसेट में खर्चा दायर कर दें। अच्छा, और दूसरा अमल अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये कहां अमल होगा, जहां पर हम अलाउंस को लिखते हैं, ठीक है। तो अलाउंस पहले क्रेडिट हो रहा होता है, ये अलाउंस डेबिट हो रहा होगा, तो क्या करेंगे, मुतल्लिका अलाउंस में एडजस्ट करेंगे, यानी मैनेज कर देंगे। अच्छा, एक और बात जो ध्यान में रखें कि एहतियातन जब भी रिजर्व के तौर पर पैसा रखते हैं, कोई भी एक बिजनेसमैन जब रखता है, यानी अकाउंटेंट को ज़ाहिर ये काम करना होता है, ये आमतौर पर रकम इन परसेंटेज रखी जाती है कि शायद
हमें 5% या 10% के तौर पर एहतियातन रिजर्व के तौर पर बिजनेस में पैसा रखना चाहिए। तो ये इन परसेंटेज होगा, जबकि ऊपर जो एक एंट्री जो हमने पढ़ी है वो एक कन्फर्मिंग अमाउंट, यानी जब कोई बंदा दायगी से इनकार करेगा तो वो कन्फर्म हमें पता चल जाएगा कि इतनी रकम हमारी डूब गई है। हाँ, एहतियातन जब रिजर्व के तौर पर पैसा रखेंगे तो वो हम इन परसेंटेज रखेंगे, वो 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे जो बिजनेस के वसाइल हैं, ठीक है, उस पर। ठीक है, तो बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो बैड डेट्स क्या दर्ज करेंगे, एक खर्चे में जमा, और दूसरा हमारे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पहले अलाउंस क्रेडिट हो रहा होगा, इधर भी क्रेडिट हो रहा है तो अलाउंस में जमा कर देंगे। ये तो बेटा एडजस्टिंग एंट्रियां थी। ठीक है, तो बहुत ही अहम टॉपिक, यानी हमारे पास जो सवाल दिया गया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने 12 बताई हैं, जरूरी नहीं है ये 12 हों, इनमें से ये 6 या 7 ट्रांजेक्शनें एडिशनल हो सकती हैं, जिसको रिक्वायरमेंट में ये कहेगा कि पास एडजस्टिंग एंट्री, इन एंट्रियों को आप जनरल में एंटर करें। इसके अलावा शो द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज एडजस्टमेंट, के इन एडजस्टमेंट का आप असर भी दिखाएं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्या